Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is the another video of the chapter cash flow statement. Last वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या कराया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीन एक्टिविटीज के बारे में बताया था। एक तो होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। अब मैं आपको अगली दो एक्टिविटीज के बारे में बता रही हूँ। सेकेंड एक्टिविटी आती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जो कंपनी पैसा कहाँ इन्वेस्ट करती है, अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करती है। जैसे कंपनी क्या करती है, एसेट्स को खरीदती है तो कंपनी के लिए वो क्या है, आउटफ्लो है। अब कंपनी जब बेचती है उन एसेट्स को तो वो इनफ्लो है। तो इस एक्टिविटी में क्या क्या आना देखिए, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट चाहे टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, जब कंपनी उसको बेच देगी तो कंपनी को क्या होगा, इनफ्लो होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, तो वो इनफ्लो ऑफ कैश है। इसी तरह कंपनी अपनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेच देती है तो कंपनी के पास पैसा आता है, तो वो भी बेटा क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश है। अगर कंपनी क्या करती है, अपनी फिक्स एसेट खरीदती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कोई फिक्स एसेट चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट्स, ये परचेज करती है तो इससे पैसा बाहर जाता है तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट परचेज करती है, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देती है तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश है, इसलिए ये माइनस में आएगा। परचेज जो है माइनस में आएगा, जो सेल है वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। कंपनी की इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। इसी तरह एक वर्ड याद रखो, DRI, डिविडेंड रिसीव होगा। जैसे मान लो किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, एज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी के वो शेयर्स हैं, तो कंपनी को डिविडेंड क्या मिलेगा, रिसीव होगा। तो वो डिविडेंड रिसीव कंपनी के लिए इनकम है। अगर कंपनी ने अपनी कोई बिल्डिंग किराए पर दे दी तो जो किराया मिलेगा वो रेंट रिसीव्ड जो है कंपनी के लिए इनफ्लो ऑफ कैश है, तो ये इसमें आएगा। आई फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी तो उनको इन्वेस्टमेंट पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो डिविडेंड जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो कंपनी की इनकम है, इनफ्लो ऑफ कैश होगा। तो ये याद रख लेना कि ये वाली आइटम्स जो है ये आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी आती है, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड। तो ये तीन तो इनफ्लो है, ये तीनों भी इनफ्लो ऑफ कैश है, पैसा आ रहा है। और ये जो दो मैंने बताया परचेज, ये क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश है। अब चलते हैं सी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस का मतलब क्या, कंपनी फाइनेंस कहाँ से कर रही है, पैसा कहाँ से ले रही है, ठीक है। कंपनी जब शेयर इशू करती है, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स करे इशू या डिवेंचर इशू करे तो इनफ्लो ऑफ कैश है, तो इससे कैश फ्लो होगा, इनफ्लो होगा। इसी तरह प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कंपनी कोई और बोरिंग्स लेती है, जैसे बैंक से लोन ले लिया मोर देन 1 ईयर के लिए, या शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी क्यों नहीं ले लिया, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ जाएगा वो। मीन्स कहने का, कंपनी जब लोन लेती है, चाहे पब्लिक डिपॉजिट हो चाहे FD हो, चाहे हम लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले, तो वो सारा इसके अंदर आता है। चाहे लॉन्ग टर्म के लिए ले चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए ले, 1 साल से कम के लिए ले, तो भी कंपनी ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा लगाया है तो कंपनी को पैसा आ रहा है। प्रोसीड्स का मतलब अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। इसी तरह अगर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कंपनी का क्या होता है, बढ़ जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का बढ़ता, जब कंपनी पैसा ज्यादा निकाल लेती है बैंक से या कैश क्रेडिट ले लेती है तो इंक्रीज जो है, ये सारे क्या है, इनफ्लोज है। इसी तरह जिस तरह कंपनी ने पैसा क्या किया, पैसा जो है लिया है लोगों से, तो कंपनी को क्या करना है, वापस भी करना है, तो वो उसका आउटफ्लो होगा। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि इससे कंपनी के पास पैसा आएगा शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके, या लोन लेती है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए, तो इनफ्लो ऑफ कैश होता है। और बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ये भी इनफ्लो ऑफ कैश है। लेकिन कभी कभी कंपनी अपना बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर देती है, डिक्रीज हो जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट में, या फिर क्या डिक्रीज हो जाता है, कैश क्रेडिट में डिक्रीज हो जाता है। कंपनी ने एडवांस पेमेंट कर दी है तो ये डिक्रीज जो है कंपनी के लिए आउटफ्लो है। तो ये क्रेडिट जो हमारा कैश क्रेडिट हो या बैंक ओवरड्राफ्ट हो, ये डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो ये कंपनी के लिए आउटफ्लो ऑफ कैश है। इसी तरह कंपनी क्या करती है, इंटरम डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को, तो डिविडेंड जो है आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो ये माइनस हो जाएगा। इंटरम डिविडेंड जो पेड है कंपनी के द्वारा, या कंपनी ने प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड पे कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को, प्रपोज डिविडेंड भी कंपनी का क्या है, कैश आउटफ्लो है। और प्रीवियस ईयर याद रखना, जो हमारा प्रपोज डिविडेंड होता है एक्चुअल में वो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, प्रीवियस ईयर का हम पे कर देते हैं
करंट ईयर का अभी हम कहीं नहीं लेते हैं, हम प्रीवियस ईयर का जो पे कर देते हैं वो आउटफ्लो कैश है। इस तरह जैसे कंपनी ने लोन लिया था तो कंपनी को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन, चाहे वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो या फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो, दोनों के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये आउटफ्लो कैश है। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट देंगे, किसके ऊपर देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट पे देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट के ऊपर देंगे, तो कंपनी के लिए ये क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट देगी तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। आउटफ्लो जो है वो माइनस में लिखा जाएगा क्योंकि कंपनी को क्या हो रहा है, कंपनी का पैसा जा रहा है। इसी तरह कंपनी ने जैसे लोन लिया था लेकिन अब लोन क्या करिए, पे करिए, रीपेमेंट ऑफ लोन, जितनी भी कंपनी ने लोन लिए थे अब उसकी वापसी करिए, तो ये आउटफ्लो कैश है। चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, दोनों ही तरह के लोन की वापसी करेगी तो ये आउटफ्लो कैश है। इसी तरह कंपनी क्या करेगी, रिडम्पशन करेगी। रिडम्पशन का मतलब है उनका पैसा वापस करना, डिबेंचर होल्डर का पैसा शेयर्स का, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स आ जाए तो इससे आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, तो ये इसी एक्टिविटी में आएगा। जैसे शेयर इश्यू किए थे तो पैसा आया था, डिबेंचर इश्यू किए थे तो पैसा आया था, लेकिन जब डिबेंचर रिडीम हो जाएंगे, पे हो जाएंगे, शेयर होल्डर को हम उनकी मनी वापस कर देंगे, तो कौन से वाले शेयर रिडीम होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे लिख लीजिए, प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन होगी तो कंपनी का आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, तो ये इससे क्या होगा, पैसा जाएगा। अब हम देखेंगे कितना इनफ्लो या कितना आउटफ्लो है, तो हम देखेंगे नेट कैश फ्रॉम जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ रहा है या फिर नेट कैश यूज्ड इन। फ्रॉम तब आएगा जब पैसा बच जाएगा तो फ्रॉम है, और यूज्ड इन कब आएगा जब पैसा क्या हो गया है, यूज्ड इन तब आता जब हमारा आंसर माइनस में आता है। तो ठीक है, अब हमने तीनों एक्टिविटी समझ ली किस तरह से करना है, तो आप इसके नीचे भी लिख लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, नेट कैश या तो फ्रॉम आएगा या फिर यूज्ड इन आएगा, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कराई है ना। अब आप क्या करोगे, जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी जहां पे आपकी खत्म हो जाएगी तो आपका जो आंसर है वो इधर आ जाएगा, प्लस में या माइनस में वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद भी जब ये खत्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आपका 3 पॉइंट्स हो गए। एक करा आपने कैश फ्लो फ्रॉम, कौन सी एक्टिविटी की थी आपने, पहली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब उसके बाद जैसे इसका आया, आपका आंसर आया है, मान लो प्लस आया या माइनस आया, वो आपने देखना है कि क्या आया है। अगर तो माइनस में आया है तो वो यूज इन आएगा, अगर प्लस में आया तो वो फ्रॉम आएगा। तो जैसे मैंने सी का आंसर बताया, क्या बताया, नेट कैश फ्रॉम भी आ सकता है, यूज्ड इन भी आ सकता है। कौन सी एक्टिविटी है ये, यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है बेटा, अब जैसे आपने किया, आपका प्लस माइनस करके जो भी आंसर आया वो आपने लिख दिया, कौन से वाले कॉलम में, उस वाले अमाउंट के कॉलम में। पहला जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आंसर आया वो भी लास्ट वाले अमाउंट में जाएगा, सेकंड जो आया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो भी लास्ट कॉलम में जाएगा, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो भी लास्ट वाले कॉलम में जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों का प्लस करेंगे, इसको कहते हैं नेट इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये समझने वाला है आपको कि क्या करना है बेटा, कंपनी क्या करेगी, डिक्रीज एंड इंक्रीज देखेगी। क्या जो हमने ए किया है, ए क्या किया हमने, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किया है, और बी क्या लिखा था हमने, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और सी क्या आया था, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो प्लस माइनस करके जो अमाउंट आ गया हम यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया होगा इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, उसको ऐड करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इन द बिगिनिंग मतलब वो आपके क्वेश्चन के ऊपर है कि बिगिनिंग कौन से ईयर को हो रही है, बिगिनिंग ऑफ, इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड लिखिए, ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, उसकी बिगिनिंग में हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और अब बेटा हमें जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर ही वही हमारा आंसर होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द पीरियड लिख दीजिए कि उस पीरियड का जो हमें एंड का दिया होगा अमाउंट वो हमारा आंसर होगा।
मीन्स कहने का जो आपने A+B+C कर लिया यहाँ पर लिख लिया, उसमें हम बिगिनिंग को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बिगिनिंग का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा ना बेटा, वो यही आएगा जो हमें क्वेश्चन के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड दिया होगा। अब ये बात समझाने वाली है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैं पहले वैसे बता चुकी हूँ, फिर भी मैं दोबारा से बता देती हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कैश इन हैंड आ जाता है, कैश एंड बैंक आ जाता है, चेक आता है, ड्राफ्ट आता है, और क्या आता है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये हमारा फुल फ्लैश कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनता है। कौन सा मेथड हम फॉलो करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। अब जो है आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवाने जा रही हूँ। 1 के अंदर सिर्फ आपको क्या करना है, ये पहले तो आपको तीनों एक्टिविटीज के बारे में पता होना चाहिए। ये तो जो सम्स है बेटा, ये मेरे को ओरली समझानी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ भी सोल्व नहीं करना, क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो 1 मार्क के क्वेश्चन 2 आ जाते हैं इसके अंदर, और 6 मार्क्स का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है। तो मतलब आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि होता क्या है। पहले तो आपको तीनों एक्टिविटीज अच्छे से समझ लेनी है, चाहे वीडियो दोबारा देख लेना। फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन तो ऐसा आ जाता है कि ये वाला हमारा कैश फ्लो है, इनफ्लो है या आउटफ्लो है, ये आ जाता है। नो फ्लो है, ये आ जाता है। एक क्वेश्चन तो 1 मार्क का, और एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ये कौन सी एक्टिविटी में आता है। देखो पेज नंबर 6.116 पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। इसमें मैंने सिर्फ आपको ओरली समझाना ही है कि ये हमारा कौन सी एक्टिविटी में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड कैश इक्विवेलेंट। कौन सा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, कौन सा इन्वेस्टिंग में आएगा, और कौन सा फाइनेंसिंग में, और कौन सा इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट मैंने बता दिया, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो हमारा कहाँ आता है, कैश इक्विवेलेंट में आता है। तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट पेड। क्योंकि इंटरेस्ट पेड क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश है, और कंपनी इंटरेस्ट कब पे करेगी, जब कंपनी क्या करेगी, या तो डिवेंचर इश्यू करेगी, या लॉन्ग टर्म बोरिंग या शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो इंटरेस्ट पेड आउटफ्लो ऑफ कैश है, ये आएगा बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। उसके बाद नंबर 2 है। नंबर 2 में क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स बाय फाइनेंस कंपनी। अब फाइनेंस कंपनी कौन सी कंपनी होती है, ऐसी कंपनी जिनका काम फाइनेंस का होता है, जो क्या करती है, लोन देती या लेती है। तो उनके लिए रोज का काम है, रूटीन का काम है। तो जो इंटरेस्ट पे करेगी फाइनेंशियल कंपनी, उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और जो हमारी नॉन फाइनेंशियल कंपनी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न हो, जिनका काम फाइनेंस का नहीं है, तो उनका ये रोज का काम नहीं है। ये कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने फाइनेंस किया है, तो इंटरेस्ट पेड का मतलब है कि कंपनी ने अपनी लॉन्ग टर्म लोन लिए होंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट रिसीव्ड। जब कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव होगा, यहाँ पर कोई नहीं बता रखा कि कौन सी कंपनी है, इंटरेस्ट किसके ऊपर रिसीव होगा, ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में क्या कहा गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय अ बैंक। जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ऐसी इन्वेस्टमेंट पर जो हमारे बैंक ने रखी हुई है, बैंक के पास है हमारी इन्वेस्टमेंट, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा रूटीन का काम है, वो हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। उसके बाद मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय ए बैंक। अब बैंक क्या है, अंडरलाइन करो बैंक को कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन देती भी है और लोन ले भी लेती है। कंपनी मतलब बैंक के पास लोग जमा भी करते हैं पैसा, तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो इंटरेस्ट जो रिसीव होगा, क्योंकि उनका रोज का काम होगा, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। नंबर 5, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ऐसी कंपनी जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनको इंटरेस्ट रिसीव होगा उनकी इन्वेस्टमेंट पर, तो जो इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलेगा वो उनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। नंबर 6, डिविडेंड रिसीव्ड। अब डिविडेंड रिसीव कौन सी कंपनी ये नहीं बताया गया, तो हम इसको नॉन फाइनेंशियल कंपनी मानते हैं। डिविडेंड किस पर रिसीव होता है, जैसे मान लो किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो उन शेयर्स के ऊपर कंपनी को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो ये कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। नंबर 7 है। नंबर 7 में क्या कहा गया है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कंपनीज फाइनेंस कंपनीज होती हैं, उनको जो डिविडेंड मिलेगा उनकी रोज की रूटीन की इनकम है, तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसने परचेज किया नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको नॉन फाइनेंशियल कंपनी मानेंगे, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा।
उसके बाद आता है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय अ फाइनेंस कंपनी। जो फाइनेंस कंपनी, उनका काम ही क्या है, इन्वेस्टमेंट खरीदना या बेचना, तो उनका तो रूटीन का काम है, इसलिए वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय अ नॉन फाइनेंस कंपनी। नॉन फाइनेंस कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जिनका काम फाइनेंस करना नहीं होता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो नॉन फाइनेंशियल है। तो इन्वेस्टमेंट उनका रूटीन का काम नहीं है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा एसेट के अंदर, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक। अगर हम बैंक में जमा करते हैं पैसा, जैसे बैंक में जमा किया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश हमारा कम हो गया, इसमें सिर्फ क्या चेंज आया है, इसमें सिर्फ कैश इक्विवेलेंट में चेंज आया है कि बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश बैलेंस कम हो गया, तो ये किसी भी एक्टिविटी में नहीं आएगा, ये आएगा कैश इक्विवेलेंट के अंदर। उसके बाद जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हमने बैंक से ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं, जैसे मान लो हमारे अकाउंट में 1 लाख थे, हमने 1,20,000 निकाल लिए, तो ये ओवरड्राफ्ट है। हमने क्या किया, बैंक से फाइनेंस किया, तो ये आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है बेटा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 11 मैंने नहीं कराया, बैंक बैलेंस। हमारे बैंक में जो बैलेंस है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो इसलिए कैश इक्विवेलेंट में आएगा। नंबर 14 है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऐसी सिक्योरिटी होती है जिनको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, वो मार्केट में जाकर जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट की जा सकती है, तो ये आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। समझ आ गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके अंदर भी उन्होंने कहा क्लासीफाई करो फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, या एक कहता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन केस ऑफ ए फाइनेंशियल एंटरप्राइज और मैन्युफैक्चरिंग। पहले मैं बात कर रही हूँ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये क्या है। अब सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन पता होनी चाहिए कौन सी होती है, जिनका काम क्या होता है, फाइनेंस देना या लेना। जैसे कोई लोग इनके पास पैसा जमा कराते हैं, या कई लोगों को ये क्या कहते हैं, लोन देते हैं। ना केवल लोगों को, मीन्स कहने का ये किसी दूसरी कंपनी को लोन भी देते हैं और लेते भी हैं इनसे, तो ये उनका काम रूटीन का होता है। तो अब मैं आपको ये पॉइंट समझाने जा रही हूँ, ये फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यानी नॉन फाइनेंशियल होगी उनके लिए क्या है। अब देखिए शेयर्स परचेज कर रही है। अगर हमारी जो फाइनेंशियल कंपनीज है वो शेयर परचेज करिए तो वो इन्वेस्टमेंट कर रही है ना। तो इन्वेस्टमेंट मतलब ये नहीं मैं कहती कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि उनका काम ही फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि पैसा इन्वेस्ट करना, या तो लोगों को देना पैसा या फिर लोगों से लेना। तो ये कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उसके बाद आता है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। जैसे कंपनी ने क्या किया था, पहले शेयर खरीदे थे, अब शेयर्स को बेच दिया, इनका रूटीन का काम है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ शेयर। कंपनी क्या करेगी, जब शेयर खरीद रही है तो उनको ब्रोकर को ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, कमीशन देनी पड़ेगी, ये रूटीन का काम है शेयर्स में पैसा लगाना, तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। अभी मैं फाइनेंशियल एंटरप्राइज के बारे में बता रही हूँ। लोन एंड एडवांसेस मेड टू थर्ड पार्टीज। कंपनी क्या कर रही है, थर्ड पार्टीज को, बाहर वालों को लोन दे रही है, तो उनका रूटीन का काम होगा, ये आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अगला है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज। कंपनी को जो डिविडेंड मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड किस पर मिलेगा, शेयर्स के ऊपर मिलेगा, इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा, जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ये इनका रूटीन का काम है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसी तरह सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज। कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करती है, तो ये इसका रूटीन का काम है, तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अगला आता है नंबर 7 इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। कंपनी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेगी, तो ये इनका रूटीन का काम है, क्योंकि इनका फाइनेंस का काम है, तो इंटरेस्ट जो पे करेगी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। नंबर 8 है डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, उनको कंपनी जो डिविडेंड देगी, वो याद रखना, डिविडेंड पे करना, चाहे वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के लिए क्या होगा, ये आएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी में। अब यही वाला सेकंड क्वेश्चन जो है इसका, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कोई शेयर्स परचेज करती है, इशू नहीं किए शेयर्स, परचेज किया, तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा।
प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, अगर कंपनी ने पहले शेयर परचेज करे थे, आज कंपनी ने उसको बेच दिया, तो वो क्या है, एक तरह से एसेट भी की है ना, कंपनी की इन्वेस्टमेंट भी की है ना, तो ये ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अगर कंपनी अपने शेयर परचेज करती है तो ब्रोकर को जो कमीशन देती है तो वो उनका रूटीन का खर्चा नहीं है, क्योंकि उसने शेयर्स खरीदा, इन्वेस्ट किया है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। लोन एंड एडवांसेस मेड टू थर्ड पार्टीज, अगर कंपनी क्या करती है, लोन एडवांसेस देती है, तो ये कंपनी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि लोन एंड एडवांसेस रोज का काम नहीं है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का। इसी तरह डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कंपनी ने मान लो किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, तो उनको जो डिविडेंड मिलेगा वो कंपनी की कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग में। अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके किसी कंपनी में उनको इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। उसके बाद सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रही है, तो रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसी तरह नंबर 7 इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, कंपनी जब अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है शेयर होल्डर्स को, इट मींस कंपनी ने शेयर इशू किए होंगे तभी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, तो कंपनी डिविडेंड पे करेगी, आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, ये आएगा बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कौन सी ट्रांजैक्शन जो दे रखी है उससे हमारा कौन सी एक्टिविटी में आना है या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आना है। देखिए, सबसे पहले कंपनी जब शेयर परचेज करती है, अब ये नहीं बताया ये कौन सी कंपनी है, तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी दूसरी कंपनी में, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। उसके बाद चलते हैं नंबर 2 बाय बैक ऑफ शेयर्स, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी के लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन बाय बैक का मतलब अपने शेयर वापस खरीद लिए, कंपनी ने वापस ले लिए, शेयर होल्डर को मनी दे दी, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, जब कंपनी शेयर इशू करती है तभी उसको पेमेंट करनी पड़ती है शेयर इशू एक्सपेंसेस की, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि कंपनी ने शेयर में पैसा लगाया है। इसी तरह नंबर 4 कंपनी डिस्काउंट अलाउ करती है कस्टमर को, ये तो रूटीन का काम है, रूटीन में हम कस्टमर को क्या करते हैं, पैसा रिसीव करते हैं तो उनको डिस्काउंट भी अलाउ कर देते हैं, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। अगला है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, जब कंपनी को डिस्काउंट रिसीव होता है अपने सप्लायर से तो वो रूटीन का काम है, क्योंकि जब कंपनी पेमेंट करती है अपने सप्लायर्स को तो वो हमें कंपनी को क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो ये रूटीन का काम है, तो ये आएगा बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब अगला आता है इंक्रीज इन कैश क्रेडिट, कंपनी का कैश क्रेडिट बढ़ गया, इट मींस कंपनी ने एक तरह से लोन ले लिया ना, बैंक से लोन ले लिया ना, तो ये कैश क्रेडिट इंक्रीज होना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, कंपनी जब लोन की वापसी करेगी तो ये फाइनेंस किया था तभी वापस कर रही है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, कंपनी शॉर्ट टर्म लोन की वापसी कर रही है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स लेती है कंपनी, पैसा आता है कंपनी के पास, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। उसके बाद कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनको डिविडेंड देगी, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए बैंक में मनी डिपॉजिट करी है तो बैंक में पैसा आ गया, कैश चला गया, तो इससे सिर्फ किसमें चेंज आया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ये किसी भी एक्टिविटी में नहीं आता। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 12 रेंट रिसीव्ड बाय ए कंपनी हुज मेन बिजनेस इज रियल एस्टेट बिजनेस, कि जिनका काम रियल एस्टेट का है, जो जिनका काम यही है कि किराए पर बिल्डिंग देना, तो इनका ये नॉर्मल काम होगा, रोज का काम होगा, रूटीन का काम होगा, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। लेकिन रेंट रिसीव हुआ ऐसी कंपनी के द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग का रेंट से कोई लिंक नहीं होता, मतलब कहने का उन्होंने अलग से बिल्डिंग रख रखी है जो किराए पर दे रहे हैं, तो ये कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट, किससे हमारा इनफ्लो या आउटफ्लो होगा वो समझना है आपने। नंबर 1 मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आउटफ्लो मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट में मैं फिर बताती हूँ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आते हैं। अगर तो बढ़ रहा है पैसा तो वो इनफ्लो है, अगर कम हो रहा है तो वो आउटफ्लो है।
अब पहला पॉइंट है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदेंगे उधार में तो गुड्स आएंगी, क्रेडिटर बढ़ेंगे तो कोई भी फ्लो नहीं होगा, तो ये क्या है, नो फ्लो है, कोई फ्लो नहीं हो रहा। नंबर 2, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 15,000 फॉर कैश, 20,000 की गुड्स को 15,000 कैश में बेचा तो 15,000 जो आया है वो इनफ्लो ऑफ कैश है। उसके बाद नंबर 3 दिया हुआ परचेज ऑफ फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, हमने एसेट तो खरीद ली लेकिन हमें उनको पेमेंट नहीं करी, उनको कहा लॉन्ग टर्म डेफर्ड का मतलब होता है 1 साल से ज्यादा के लिए हमने उनको कह दिया कि हम अभी आपको पेमेंट नहीं दे सकते, तो ये नो फ्लो ऑफ कैश है क्योंकि एसेट आई है और लोन बढ़ गया तो कंपनी ने किसी तरह का आउटफ्लो नहीं किया, तो ये नो फ्लो ऑफ कैश है। नंबर 4 आता है इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट, कि हमने किसी वेंडर से एसेट खरीद ली उसके बदले शेयर इशू करे तो ये कंसीडरेशन अदर देन कैश है, कैश ना आया ना गया, तो इससे क्या होगा, नो फ्लो होगा। नंबर 5 बेटा क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 10,000 डिस्काउंट अलाउड 1,000, कि हमने ट्रेड रिसीवेबल में डेटर या बीआर आ जाते हैं, उनसे पैसा जो मिला है 10,000 वो हमारा क्या है, वो इनफ्लो ऑफ कैश है। डिस्काउंट अलाउड इसके अंदर नहीं आना क्योंकि डिस्काउंट अलाउड से पैसा बाहर नहीं जाता या ना ही आता है। 10,000 जो हमें मिले हैं वो इनफ्लो ऑफ कैश है। उसके बाद नंबर 6 हमने क्या किया, फिक्स एसेट जिसकी वैल्यू 25,000 थी वो 20,000 में बेच दिया, एसेट तो 25,000 वाली चली गई पर हमें आया कितना है इनफ्लो 20,000, तो ये कैश इनफ्लो है 20,000। उसके बाद ओल्ड फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 10,000 है वो रिटर्न ऑफ हो गया, रिटर्न ऑफ का मतलब उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई, तो इससे हमारे को कोई फ्लो नहीं होगा। ओल्ड फर्नीचर पूरा का पूरा रिटर्न ऑफ हो गया, जो भी डब्ल्यूज आ जाते हैं रिटर्न ऑफ आते हैं, बैड डेट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, रिटर्न ऑफ, तो ये सारे के सारे नो फ्लो ऑफ कैश है। उसके बाद जब हम बिल एंडोर्स कर देते हैं ट्रेड पेबल को, जैसे मान लीजिए हमने क्रेडिटर को बिल एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो इससे कोई भी फ्लो नहीं हुआ, सिर्फ बिल ही क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया है। 9th पॉइंट में क्या दिया हुआ बेटा, डिस्काउंट ऑफ ₹2,000 रिसीव्ड व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू अ क्रेडिटर ऑफ 20,000, कि जो हमें डिस्काउंट मिला है 2,000 रुपया क्योंकि हमने पेमेंट अपने क्रेडिटर को 20,000 करनी थी, तो ये जो 2,000 डिस्काउंट मिला है उसमें तो कोई फ्लो नहीं हुआ, लेकिन 20,000 में से 2,000 हमारा डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, तो हमने 18,000 जो क्रेडिटर को पेमेंट किए तो वो क्या है, आउटफ्लो कैश है। ठीक है बेटा। नंबर 10 है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, अगर मैं मनी डिपॉजिट करूंगी बैंक तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बैलेंस क्या जगह कम हो जाएगा, तो वो कैश इक्विवेलेंट में ही आएगा, क्योंकि एक तरफ बैंक बैलेंस बढ़ गया और एक तरफ कैश बैलेंस कम हो गया, तो वो कैश इक्विवेलेंट में आएगा, नो फ्लो ऑफ कैश है। आगे आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश में बेचेंगे तो कैश बढ़ेगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कम हो जाएंगी, वो सिर्फ चेंज आया कैश इक्विवेलेंट के अंदर। ठीक है, कि सिक्योरिटी कम हो गई और कैश बढ़ गया तो कैश इक्विवेलेंट में ही चेंज आया, तो इसको नो फ्लो ऑफ कैश कहते हैं। अगला आता है सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर कैश, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है, कैश करी थी जो, उसको बेच दिया तो इनफ्लो हुआ, कंपनी को पैसा आया है, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश है। अगला आता है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर, कंपनी डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर रही है, तो सिर्फ डिवेंचर खत्म हो गए और शेयर इंक्रीज हो गए, तो कोई भी कैश ना आया है ना गया है, तो ये नो फ्लो ऑफ कैश है। उसके बाद आता है नंबर 14, इसके अंदर क्या है, उन्होंने डिक्लेयर किया है डिविडेंड, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर किया, अभी दिया तो नहीं है, कोई पैसा आया या गया नहीं है, तो ये नो फ्लो ऑफ कैश है। अगला आता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसके अंदर जब डिविडेंड कंपनी पे कर रही है तो कंपनी का आउटफ्लो कैश है, पैसा बाहर गया है। अगला आता है रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें रिसीव हुआ है पैसा, तो ये क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश है। इसके बाद रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड, जो कंपनी को डिविडेंड रिसीव होता है तो कंपनी के लिए क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश है। तो आ गया बेटा आपको समझ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा। अब बेटा चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश, कि इससे क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है या नो फ्लो हो रहा है, ये ट्रांजेक्शन हमें दे रखी हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो पैसा बढ़ जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंज आ जाता है, तो ये आएगा कैश इनफ्लो में। उसके बाद आता है बेटा रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, जब हम लोन की वापसी करेंगे तो पैसा जाएगा, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। इसके बाद आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कंपनी जब लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश है।
अगला आता है नंबर 4 कि कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर। डिबेंचर खत्म हो गए, शेयर्स इंक्रीज हो गए, तो इससे नो फ्लो ऑफ कैश है, क्योंकि पैसा ना तो बाहर गया है ना ही पैसा कंपनी के अंदर आया है। इसके बाद आता है नंबर 5 इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। जब इंटरेस्ट रिसीव होगा इन्वेस्टमेंट पर तो ये इनफ्लो ऑफ कैश है। उसके बाद 6th पॉइंट है इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर। ड्यू का मतलब अभी आउटस्टैंडिंग है, हमने इंटरेस्ट दिया ही नहीं है अपने डिबेंचर होल्डर को, तो ये नो फ्लो ऑफ कैश है। अगला आता है रिसिप्ट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो अभी मिलना बाकी है पर वो रिसीव हो गया है, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश है। उसके बाद बेटा परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी। हमने किसी कंपनी की सिक्योरिटीज परचेज की, जैसे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, या किसी के डिबेंचर्स लिए हमने, तो ये, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज की है, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। अगला आता है नंबर 9 बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स बाय बैक मतलब खुद वापस ले लिए, उनको मनी वापस कर दी है, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश है क्योंकि पैसा बाहर गया। उसके बाद आता है परचेज ऑफ गुडविल। गुडविल परचेज करी है तो ये कंपनी के लिए आउटफ्लो ऑफ कैश है क्योंकि पैसा गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंज आ गया। गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ हुई है, इससे पैसा कुछ भी नहीं हुआ, ना पैसा आया ना गया है, ये रिटर्न ऑफ हुआ है। और पेटेंट रिटर्न ऑफ, ये दोनों ही पॉइंट्स हमारे नो फ्लो ऑफ कैश के अंदर आएंगे, क्योंकि कोई भी डब्ल्यू आ जाए, गुडविल आ जाए, पेटेंट्स आ जाए, ट्रेडमार्क आ जाए, कॉपीराइट आ जाए, जो रिटर्न ऑफ हो रहे हैं तो वो सारे के सारे रिटर्न ऑफ होते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L से, तो वो नो फ्लो कैश में आएगा। तो बेटा अभी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी आइटम्स आती है वो बता दी, एक कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं वो करवा दी, और इसके अलावा मैंने आपको फुल फ्लैज कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तीनों एक्टिविटीज, उसके नीचे हम उसको क्या करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड को प्लस करते हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड आ जाता है, तो वो बताया मैंने आपको। और उसके अलावा मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर अभी 5 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि कौन सी ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है, कौन सी इन्वेस्टिंग में आती है, कौन सी फाइनेंसिंग में आती है, और कौन सी कैश इक्विवेलेंट में आती है। और इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी कराए जिसके अंदर आपको ये पता चला कौन सा इनफ्लो ऑफ कैश है, कौन सा आउटफ्लो ऑफ कैश है, कौन सा नो फ्लो ऑफ कैश है। तो मैंने 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, तो बाकी के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।